अब आपका टेस्ट है एक 5 मिनट्स का। ये सवाल तो 8 नंबर का नहीं है, माजरत। ये सवाल अब 3-4 नंबर का बनेगा, क्योंकि ये वो IAS 41 के साथ आया था। IAS 41 वाला पार्ट मैंने इसका उड़ा दिया। तो ये जब आपके पास बुक आएगी ना इंशाल्लाह, तो अब ये IAS 21 का पेज नंबर बनेगा 411। पास पेपर 1 तो याद है ना, हमने किया था ये वाला, इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना और दुबई बेस्ड। तो IAS 41 और IAS 21 का एक दफ़ा मिक्स सवाल आया था, उसमें से मैंने ये सवाल निकाला है IAS 21 का। तो अभी आप लोगों को सफ़ा हम थोड़ी देर बाद बांटेंगे। फिलहाल मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूँ, इस सवाल को ज़रा सॉल्व करें, ट्राई करें होता है या नहीं। बड़ा अच्छा सवाल है, और सबसे पहले जो सॉल्व कर देना तीनों क्लासों में वो ज़रा हाथ खड़ा कर दें, फिर उसको हम अप्रिशिएट करें। जल्दी जी, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ठीक, जज़ाकल्लाह। माय डियर्स, कोई फिगर पकड़े, लिखना शुरू करें एंट्रीज ना, फ्री होगा ना। बस जो चारा है गाय के लिए उसको इन्वेंट्री का नाम दे दें अब फिलहाल, और अगर चारा फिर खा ले तो उसको एक्सपेंस में डाल दीजिएगा। ऐसे ही बनेगा ना। मार्कर खरीदते हुए कॉलेज एंट्री कर लेगा इन्वेंट्री डेबिट, और मार्कर इस्तेमाल करते हुए एक्सपेंस डेबिट। खरीदते हुए बोलें, खरीदते हुए इन्वेंट्री बेचने तो नहीं है ना, इन्वेंट्री उस तरह की तो नहीं है, और इस्तेमाल करते हुए एक्सपेंस। तो चारा खरीदते हुए इन्वेंट्री डेबिट, चारा भैंस के लिए खरीदा है, और जब चारा उसने खा लिया एक्सपेंस डेबिट। करें करें। तीनों क्लासों में को बता दे हाथ खड़ा करके, मैंने सारी एंट्रीज कर ली हैं। करें करें, बस शुरू करें। अभी इस तरह देखते रहेंगे तो नहीं होगा फिर। पाँच मिनट के लिए पॉज कर दो, फिर ये ऑनलाइन वाले भी कर लेंगे उतनी देर में। अच्छा, ये अब ना ऑनलाइन और फिजिकल में ये लेटेस्ट नोट्स में अपलोड कर दूंगा। लेटेस्ट नोट्स में एज सच फ़ायदा ये होगा कि IAS 21 के शुरू वाली जो क्लास में नोट्स पहले में अपलोड किए थे उसमें पेज नंबर 1 2 3 लगे हुए थे, लेकिन अब जो आज मैं अपलोड करूँगा उसमें किताब के सही वाले पेज नंबर लगे होंगे, इसलिए मैं ये कर दूँगा। और उसमें ये सवाल भी मैंने नहीं डाला हुआ था, तो अब ये बिल्कुल किताब वाला वर्जन होगा, तो इसी के हिसाब से फिर लेक्चर का नंबर लिखा होगा। तो इसका हम नाम रख देंगे IAS 21 लेटेस्ट, ब्रैकेट में बुक वाले नोट्स या कुछ इस किस्म का लिखा होगा, ताकि आप इसी को यूज़ करें आगे। और वो एक चीज़ मैंने मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी में बताई थी, वो उसमें थोड़ी सी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था, कि अपने इसको इस दफ़ा सही कर दिया, तो वो भी जब हम IAS 12 करेंगे तो उसको देख लेंगे। अच्छा, रॉकी रोड लिमिटेड हैड अ स्टॉक ऑफ काउज ऑन 1 जनवरी 2019। ऑन 1 अगस्त 2019, 1 अगस्त 2019 को इसके पास इंपोर्टेड कैटल फीड ऑफ US डॉलर 1.5 लाख अगेंस्ट 70% पेमेंट। अच्छा, मैं आपसे ये कह रहा था कि कॉलेज वाले ये करते हैं कि जब कभी मार्कर का डब्बा खरीदे ना, तो फ़र्ज़ कर लें एक मार्कर 1 रुपये का है, तो कॉलेज वाले एंट्री कर लेते हैं इन्वेंट्री ऑफ मार्कर्स डेबिट कैश क्रेडिट। तो 10 मार्कर खरीदे अगर, तो इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट। और जिस वक्त 10 में से 8 मार्कर इस्तेमाल कर लें, खोल लें, और 2 भी डब्बे में पड़े रह जाएं, जैसे घर में पेंसिल्स डब्बे में पड़ी रह जाती हैं, तो जो 2 डब्बे में पड़े रह जाएं उनकी टेंशन नहीं लेनी, जो 8 इस्तेमाल हो गए उनकी एंट्री कर लिया करें। कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट नहीं, एक्सपेंस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। तो ये मार्कर टाइप, कंज्यूमेबल टाइप इनको चीज़ें कहते हैं, कंज्यूमेबल में इस्तेमाल होगी। टिश्यू पेपर के 3 डब्बे खरीदे तो इन्वेंट्री टिश्यू पेपर डेबिट, और 2 डब्बे इस्तेमाल कर लिए, एक्सपेंस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। इसी तरह अगर आप जानवर के लिए चारा खरीदें तो जाहिरी बात है जो चारा अनयूज्ड पड़ा हुआ है, अगर वो फ्रीज़र में फ्रिज में पैक होकर पड़ा हो सकता है, कोई इस किस्म की चीज़ है जानवर के लिए आपने खरीदी हुई, या डब्बों में पैक पड़ी हुई है, कैटल फीड ही लिखा हुआ ना, चारा तो नहीं लिखा हुआ, तो अगर आप जानवर के लिए चारा खरीदें तो चारा खरीदते हुए एंट्री क्या कर दें? नहीं, एक्सपेंस में ना डालें ना, फ़ौरन सारा इस्तेमाल तो नहीं हो गया, देखें ना, वरना फिर उसकी इस लाइन का क्या मकसद होता है, वेयर एज 40% ऑफ फीड इज अनयूज्ड, फिर तो ये लाइन इनसिग्निफिकेंट, अभी इसका तो कोई फ़ायदा ना रहता। वो भी एक तरीका होता है वैसे कि एकदम सारे को एक्सपेंस में डाल के
ईयर एंड में देख लो कितना पड़ा हुआ है, उसको इन्वेंट्री में डाल दो, लेकिन वो ज़रा लंबी साइंस है, उल्टी साइंस है। बेहतर ये होता है कि खरीदते ही कहाँ डालो, इन्वेंट्री में, और बाद में कहाँ डाल दो, एक्सपेंस में। जितना खा लें उसको एक्सपेंस में डाल दो। तो खरीदते ही चारे को हम डाला करेंगे इन्वेंट्री में, इन्वेंट्री डेबिट कैश क्रेडिट, और जब इस्तेमाल हो जाएगा एक्सपेंस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ये तो एक जनरल बात मैंने आपसे कर ली। और IAS 2 में आपने पढ़ा था कि इंपोर्ट ड्यूटीज को भी एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाते हैं, तो सॉर्ट ऑफ इन्वेंट्री टाइप चीज है। IAS 2 प्योरली तो नहीं लगता, लेकिन IAS 2 जैसा ही लगेगा इस पे सारा, तो इसको एसेट की कॉस्ट का पार्ट बना देंगे। बाकी ये रेट्स हैं, इनको मैं ज़रा छुपा रहा हूँ क्योंकि ये आपको पता है आगे। यकम अगस्त का रेट है 164 और 31 दिसंबर का रेट है 152। एवरेज रेट तो हमने यूज़ नहीं करने, ठीक है। तो यकम अगस्त का क्या रेट है और 31 दिसंबर का 152, पर ये रेट अभी याद कर लें चले। जनरल एंट्रीज करनी है फॉर ईयर एंडेड 31। ओके, बहुत अच्छा किया कुछ लोगों ने जिन्होंने पेमेंट प्लान पहले से बना लिया था। 70% पेमेंट अभी कर दी है, तो क्या करें, वर्किंग खोल के ये फिर दोबारा चार्ज करवा दें उसको कहीं। ₹1.5 लाख इंटू 70%, तो पेमेंट प्लान पहले बना लें। वर्किंग $1,50,000 इंटू 70%, जी 1 लाख। आप ज़्यादा डिटेल में ना जाया करें, बाकी खुद ही लिख लिया करें। $45,000, तो टोटल कितने हो गए, $1,50,000। अब ऑन यकम अगस्त 2019 हमने 70% पेमेंट कर दी, तो देयर इज नो एडवांस पेमेंट, क्योंकि बस इंपोर्ट भी उसी दिन कर लिया। ऑन यकम अगस्त वी इंपोर्टेड। अब ये वो वाली एडवांस पेमेंट वही नहीं है कि चीज़ें आने से पहले पेमेंट कर दी हो, तो हमने इंपोर्ट कर लिया 70% पेमेंट करके। और इस दिन रेट क्या है, एक्सचेंज रेट क्या नजर आ रहा था आपको, अब खोल लें, अब क्या फायदा है इसको छुपाने का। 164, तो 164 को यूज करें। बोलें जी, यकम अगस्त 2019। सो प्लीज पास द जनरल एंट्री, इन्वेंट्री डेबिट। अच्छा, अगर एडवांस पेमेंट नहीं है तो इसको कोई बैलेंसिंग निकालना जरूरी नहीं है। अब आप इसको स्पॉट रेट पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि कैश और पेएबल दोनों रिकॉर्ड करने हैं, और कैश भी आपको पता है 164 पे ही पड़ा होगा और पेएबल भी 160। तो अगर आप डायरेक्ट भी निकाल लेते हैं तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन बैलेंसिंग निकालना है तो बैलेंसिंग निकालना है, कोई मसला नहीं। लेकिन अलग अलग एंट्रीज ना करें ना, आप लोग पता नहीं क्या कर रहे थे, कैश क्रेडिट, इन्वेंटरी डेबिट, पेएबल क्रेडिट, इन 3 चक्रों में तो ना पड़े। वो तो क्लास में आपने 3 चीजों को इकट्ठे सवाला था, एडवांस, कैश, पेएबल, और इधर आप लोग कैश और पेएबल की एंट्री अलग अलग कर रहे थे, पता नहीं क्यों टाइम जाया कर रहे थे। $1,05,000 जरब 164 और $45,000 इंटू 164। जी अब आप मुझे बता दें कि रुपीज इन थाउजेंड में सॉल्व कर लें या रुपीज में, थाउजेंड में, मिलियन में, चले थाउजेंड में कर लें। 1722 ऊपर नीचे हो गया 17D 73 जी 24600। वो कोई नहीं, एसेट आप खरीदते थे, ट्रांसपोर्टेशन होती थी तो उसकी एंट्री कर दें। एसेट खरीदने की एंट्री पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, ट्रांसपोर्टेशन की एंट्री पीपी डेबिट कैश क्रेडिट, जितनी मर्जी दफा करें। चीज़ों को ज़्यादा मर्ज ना करें, मर्ज करेंगे परेशान होंगे, इतना ज़्यादा मर्ज ना करें, बस सिंपल रखें।
द फीड इज स्पेशली डिजाइन टू प्रोवाइड वाइटल न्यूट्रिएंट्स टू काउज दैट कीप देम हेल्दी, मोटा मोटा, एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ देयर प्रोड्यूस। और दूध भी बड़ा अच्छा आएगा और गोश्त भी। चलो आगे चलो, अब इससे क्या करना है। एट ईयर एंड 30% ऑफ अमाउंट इज पेएबल, वो तो हमें पता है, और 70% पे कर दी थी, बाकी अभी तक पेएबल ही है। वेयर एज 40% ऑफ द फीड इज अनयूज, सॉरी वो बात रहेगी ऑल्सो पेड वाली। मैं ऑल्सो पेड 5% कस्टम ड्यूटी, तो कस्टम ड्यूटी को कैपिटलाइज कर दे, यानी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बना दे। अब असल में ये फिगर 24,600 ना पहले निकली नहीं रही थी, इसलिए मैंने ये एंट्री अलग से की है। ये 24,600 निकाल कर इस पे 5% लगाना है। और किसी तरीके से आपने निकाले तो बता दें, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। 24,600 पर आपने ये 24,600 आपने रुपीज में निकालना है, इस पे फिर आपने 5% लगा देना है। क्योंकि अगर एडवांस वाला सवाल होता तो एडवांस वाले सवाल के अंदर भी जो है वो आपका फिर बैलेंसिंग आनी थी। बस ये रुपीज वाली फिगर के ऊपर 5% लगा दें। हाँ वो वही आ रहा है जवाब, वही आएगा। मैंने जो तरीका बता रहा हूँ आइंदा कोशिश करें इस पर इसी पर रहें। रुपीज वाली फिगर निकाल लें, इस पे फिर कस्टम ड्यूटी लगा दें। अब रुपीज वाली फिगर बोलें कितनी है, 24,600 इंटू 5%, 1230। जी एंट्री बोलें, कस्टम ड्यूटी पेड, इन्वेंट्री डेबिट, कैश क्रेडिट। लेकिन यहां पर आपको पता होना चाहिए कि इसका बैलेंस कितना आ गया है। इन्वेंट्री अब किताबों में पड़ी कितने पे हुई है, यहां से लोगों ने गलती की थी। 2580 जी अब फिगर असल में थी, जो एंड पे एक फिगर आ रही है ना, उसको जो देखना है, ये अब फिगर है कि इतनी इन्वेंट्री जो है हमारी पड़ी हुई है। इन्वेंट्री में हमने एसेट की कॉस्ट भी डाल दी और इन्वेंट्री में हमने इंपोर्ट ड्यूटी भी डाल दी। अब इन्वेंट्री टोटल इन्फ्लेट करके कहां पे चलेगी, ये कोई वर्किंग में करना जरूरी नहीं, नीचे ब्रैकेट में भी कर सकते हैं, यहां पे टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट लिख के, या जहां मर्जी कर दें, उसमें क्या मसला है। अब 30% पैसे स्टिल पेएबल हैं। इसका मतलब है कि ये मॉनेटरी आइटम है पेएबल। इन्वेंट्री को तो ईयर एंड पे आपने लेटेस्ट रेट पे नहीं लाना, क्योंकि इन्वेंट्री क्या है, नॉन मनी चारा है, चारे को तो उसने खा जाना है, चारे ने कैश में कन्वर्ट नहीं होना। यकम अगस्त की डेट्स थी, 31 दिसंबर। तो पेएबल कितना पड़ा हुआ है, इस वर्किंग का फायदा होता है ना बार बार। $45,000 पेएबल पड़ा हुआ है, और अब लेटेस्ट रेट एवरेज वाला नहीं लेना, ये लेना है 152। इधर भाई 152 जी बोलें 68, लेकिन पेएबल खड़ा किस पे है। अब 7380 वालों को अगर 68 देना पड़े, ये तो खुशी की खबर है जी। पेएबल डेबिट और एक्सचेंज गेन क्रेडिट 5। अच्छा ये तो पुरानी वाली डिस्कशन थी सारी, अब एक मिनट वेट कर लें। अगर ये इन्वेंट्री पड़ी रह गई इसी तरह, तो बैलेंस शीट में ये करंट एसेट में नजर आएगी। करंट एसेट नजर आने का मतलब ये है कि शायद देखने में लग रहा हो कि ये चारा या ये फीड या ये पैकेटों के अंदर बंद जो भी चीजें इनकी खाने वाली वो एज इट इज पड़ी नहीं है, वो तो फिर गलत होगा। तो फिर ऐसा करते हैं, देखते हैं कि कितनी इन्वेंट्री इस्तेमाल हो गई। हो सकता है 100% हो गई हो, ऐसा भी हो सकता है। वेयर एज 40% इज अनयूज, तो यूज कितनी हुई है 60%। तो 60% की एंट्री मेरे ख्याल से करेंगे, 40 की तो नहीं करेंगे। एक्सपेंस में ले जाएं जो चारा खा लिया, एक्सपेंस डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट, वो फिगर पकड़ें 25830 में से 60% यूज हो गई, 15498। मैं ये नहीं कह रहा कि एंट्रीज 100% सेम थी, लेकिन बस सेम थी एंट्रीज। वो हाथ खड़े करें, ओके एक मिस्टेक।
और किसी ने पूछना हो कि किसी और तरीके से चल रहे हैं वो पूछ सकते हैं, वरना फिर आगे चलते हैं। ठीक है जी, इट्स ओवर। अगला सवाल करें। बस ये आप टेस्ट ही अपना समझें। ये सवाल अभी मैं आपको बांट रहा हूं। ये सवाल हम आपको बांटने लगे हैं अभी। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें एफओबी बेसिस में चीज़ कब रिकॉर्ड होनी है? जब बाहर के पोर्ट पे हमें मिल जाए या जब पाकिस्तान आ जाए? जब फॉरेन कंट्री के पोर्ट पे। 5 मिनट ले लें, ज़्यादा टाइम ना लगाइएगा, जल्दी से करते हैं सवाल। अगला टेस्ट का सवाल समझ लें, ये टेस्ट हो रहा है आपका। 2 मिनट लगाइएगा सवाल पढ़ने में, फिर सॉल्व करना शुरू कर दें। आप इधर बांटो, बाकी दोनों में देने। चलो ठीक है, आप इधर बांटो। पीछे वाली रो में चला दें। उधर भी जाके पूछ लें। और किसी को चाहिए सवाल? जी, किसी ने कर ली हो एंट्रीज?
क्या बनाने के लिए क्या मंगवाया है? ट्रेन बनवाने के लिए, ट्रेन बनाने के लिए इंजन मंगवाया। तो ठीक है, इंजन डेबिट कर दें पहले, जब फिर ट्रेन बनना शुरू होगी तो पीपी डेबिट कर दीजिएगा। जिस तरह भी देख लें, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है कोई। ठीक है, कराऊँ आप? 2 मिनट, ठीक है, लें 2 मिनट लें, जल्दी, ज़्यादा टाइम ना लें। कर लिया। भाई ये जुल्म तो ना करे ना, मैंने आपको कहा था कि ये फॉरेन पोर्ट पे हमारा बना है या पाकिस्तान पोर्ट पे? तो इंजन इन ट्रांजिट कितने लोगों ने डेबिट किया है? इन ट्रांजिट। हाँ, तो ऐसे तो ना करें, आपने डायरेक्ट इंजन ही डेबिट कर दिया। इंजन का डेबिट करने का मतलब आप उसे टच कर सकते हैं, फिर पाकिस्तान आने पे इन ट्रांजिट को ख़त्म करना था, ये करवाया था आपको। उसको लाके भी ट्रेन में डाल देंगे, वो चला अगला मसला है, पहले आनते दो। अब टेस्ट के लिए तैयार रहें, बस ये सही तैयारी करके आए हम इंशाल्लाह मंडे को। थोड़ा थोड़ा ज़रा गेम ऑन आने लगी है ना, थोड़ी थोड़ी। Tours Limited, a Pakistani tourist company, bought an engine to use in the construction of a train. The engine was imported from a specialist in Great Britain for a total of GBP 20,000, Great Britain pound GBP. Game of Bhalu Papuni. The engine was ordered to British specialist on 25 मार्च। 25 मार्च को हमने उसको ऑर्डर कर दिया था, एंड ऑर्डर करने की डेट पे तो कोई एंट्री नहीं होगी। एंड वॉज शिप्ड ऑन 15 जुलाई। तो 15 जुलाई को हमारा बन गया, लेकिन पाकिस्तान लेट पहुंचा 25 जुलाई को, 10 दिन बाद। फ्री ऑन बोर्ड से पता चला हमें। तो इस दिन क्या रेट है? 9 का नहीं, ऑर्डर डेट का तो बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। इस दिन क्या रेट है? तो फॉरेन करेंसी के साथ 1 लगा हुआ है, पाक रुपीस का 1 नहीं लगा हुआ, तो मल्टीप्लाई वाला सवाल है। 9.25। तो डेट बोले 15 जुलाई 2015। इंजन इन ट्रांजिट डेबिट 20,000 GBP मल्टीप्लाइड बाय 9.25 रुपीज इन 1000 में। ओके, 185 जी। 10 दिन बाद वो आ गया। अब ये इंजन जन हो गया या
अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो इसका नाम ट्रेन वर्क इन प्रोग्रेस या पीपी वर्क इन प्रोग्रेस ना रखते हैं। ट्रेन तो हमारी पीपी के तौर पे काम आएगी, क्योंकि हमारी कंपनी का नाम क्या है, टूर्स लिमिटेड। तो हमने नॉर्मली टूर कहीं लिखा भी होगा, वैसे टूर कराने के लिए कहीं लिखा हुआ ट्रेन किस लिए है? तो ट्रेन हमने बेचने के लिए तो नहीं खरीदी। बेचने के लिए ट्रेन ट्रेन बना रहे होते तो इन्वेंट्री होती। तो टूरिज्म कंपनी ट्रेन को फिर पीपी के तौर पे डालेगी। तो बेहतर है आप ट्रेन डेबिट करके, ट्रेन डेबिट ना करें, आप डायरेक्ट पीपी बस शुरू कर दें, पीपी में डाल दें इसको। जब आ गया तो इसका नाम पीपी रख दें। लेकिन ये भी कंप्लीट नहीं बनी हुई, इसके साथ लगा दें वर्क इन, लेकिन ट्रांजिट का लफ्ज सब खत्म कर दें। ये इस तरह भी आप कर सकते हैं, इंजन डेबिट और वो, लेकिन वो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, पता नहीं और क्या क्या एंट्रीज करनी पड़े। तो थोड़ा पता चलेगा इसमें, जो आपने किया शायद वो भी सही होगा। पीपी डेबिट और इंजन, ट्रांजिट का लफ्ज इसके साथ हटा दें, बिकॉज नहीं अब रेट नहीं, ये नॉन मनी आइटम है भाईजान, ये पीपी नॉन मॉनेटरी आइटम है, इट इज नॉट अ मनी आइटम। पीपी की जगह मैं कह रहा हूं ट्रेन वर्क इन प्रोग्रेस लिख दो। सोल्यूशन में तो यही लिखा हुआ है मेरे ख्याल से, ट्रेन वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे लैंड या बिल्डिंग लिखते हैं, बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस, तो ठीक है ट्रेन लिखते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा जी, आगे चलें। अब जाहिर बात है खाली इंजन तो नहीं, ट्रेन में बाकी चीज़ें भी डलेंगी, तो टायर शायर भी लगाएंगे। ट्रेन इज टू बी यूज्ड ऑन टू ट्रांसपोर्ट टूरिस्ट, इसलिए ये पीपी है, हमारी इन्वेंट्री नहीं है। ट्रेन वॉज कंप्लीटेड ऑन 31 जुलाई 2015 एट अ फर्दर कॉस्ट ऑफ 55,000। ये पाकिस्तान में ही खर्चा किया हमने। तो क्या करें, किस दिन? 31 जुलाई 2015 अवेलेबल फॉर यूज ऑन यकम सितंबर, अवेलेबल फॉर यूज ऑन यकम सितंबर। तो फिर मेरे ख्याल से अभी भी वर्क इन प्रोग्रेस ही इसके साथ लगा रहने दें। कोई होते गवर्नमेंट ने इंस्पेक्शन वगैरह करनी हो या कोई चक्कर होगा, फिर अगस्त का महीना बेचारी ट्रेन ऐसी खड़ी रही, मे भी गवर्नमेंट ने इंस्पेक्शन करनी हो या हमने कुछ नज़र मारनी हो, तो फिर बेहतर है कि 31 जुलाई को भी अभी इसको वर्क इन प्रोग्रेस ही रखें। इसलिए नहीं कि बन रही है, इसलिए कि अभी इस्तेमाल नहीं शुरू कर सकते जी। तो इंजन 1,85,000 का और लेबर और बाकी मटेरियल वगैरह 55,000 का। अब यकम सितंबर को, ये तो IS 16 टाइप शुरू हो गया मुझे लग रहा है, अब इसमें क्या रह गया पीछे। यकम सितंबर को पीपी डेबिट नहीं, कैश क्रेडिट नहीं, अब कौन सा कैश क्रेडिट, लेकिन एक 31 अगस्त की एंट्री आ रही है, तो पेपर में इस तरह कर देंगे, काट देंगे। ये गलती से लिख दिया तो काट देंगे। पूरा सवाल पहले पढ़ लिया था मैंने, आपको पढ़ने का टाइम दे दिया था, मैंने नहीं पढ़ा था। 31 अगस्त की एंट्री पहले आ रही है, तो बेहतर है 31 अगस्त की एंट्री पहले करें। 31 अगस्त को क्या हुआ है, किसका पे, इस वाले का कैश पे हुआ है, इस पेएबल को पे कर दिया। अच्छा, कितने में पे किया है? 20,000। 31 अगस्त का रेट लिखना है, ईयर एंड का नहीं। 9.9 जी बोले। 190 पेएबल किस पे खड़ा है, बाकी एक्सचेंज लॉस 13 मेरा 13 यकम सितंबर को ट्रेन अवेलेबल फॉर यूज है, तो ट्रेन डेबिट और पीपी वर्क इन प्रोग्रेस। पीपी में कितनी दफा गया है? 2 दफा। 180 तो IS 16 शुरू हो गया, क्या तकलीफ सवाल है। 185 प्लस 200 डेप्रिसिएशन। जी 31 दिसंबर डेप्रिसिएशन डेबिट अकोमोडेशन कॉस्ट डिवाइडेड बाय
माइनस 4/7। अब आप 5 मिनट में अगला सवाल करें, 10 मिनट में एमसीक्यूज, फिर 3 बजे तक फारिग करें, खत्म काम। अगला सवाल निकालें। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 25। 5 मिनट से ज्यादा ना लगाइएगा इस पर। भाई अभी कैमरा उधर ही रखो, इनको नोट करने दें। एक दो फोटोकॉपीज शायद गलत हुई हैं, तो मुझे बता दें किसी के पास ये सवाल नहीं है तो। अच्छा, ये थोड़ा सा आपको भूल गया होगा, डीएटी क्या होता है? ये कौन सा वाला था, जब चीज़ें कब बनेंगी? पाकिस्तान आएंगी। किसने कर लिया पूरा सवाल तो बता दे। जबरदस्त किस्म का टेस्ट होना चाहिए मंडे को। कुछ थोड़ा थोड़ा अनसीन चीजें होनी चाहिए ना टेस्ट में, ताकि आई कैप में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो थोड़ा थोड़ा मेंटली हैं ये सारा सीन सीन होना चाहिए। जी, किसने कर ली है एंट्रीज? 1 2।
वेल डन, ज़बरदस्त है, एक्सीलेंट। दिखाएं। आप ये बताओ कि कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री कितने से की है? कॉस्ट ऑफ सेल वाली एंट्री कितने रुपए से की है? पहली दफ़ा पढ़े आप FAR2? माशाल्लाह, वेल डन जी। और किसी ने कर लिया? तो थोड़ा थोड़ा IS2 टाइप टेस्ट करना शुरू कर दिया इसमें तो उसने। ये तो IS21 का सवाल नहीं रहा, आसान सा है। Spyware is a Pakistani company involved in private investigation and supply of related products. Spyware imported a large batch of advanced monitoring devices from an American company for a total price of $1 lakh. The advanced monitoring devices were ordered from American company on 25 March. ऑर्डर डेट को तो छोड़ें, उन्होंने भेजी 15 जुलाई को, लेकिन जब हमारे टर्मिनल पे पहुंचेंगी तो फिर हमारी बनेंगी ना भाई। 15 जुलाई को हमारी नहीं है ये, 16 को भी हमारी नहीं है, 17 को भी हमारी नहीं है। रास्ते में कुछ हो जाता है, रास्ते में कोई मछली आती है और मछली कहती है कि मेरा ये खाने को दिल चाह रहा है आज मॉनिटरिंग डिवाइसेस, तो वो बस फिर हमारा नुकसान नहीं है। तो चीज़ें हमारी बनी कब बोलें? 25 जुलाई को। तो बताएं जी 25 जुलाई को एंट्री, आज इधर करके ज़रा ट्राई करें पेन से। 25 जुलाई 25 जुलाई 2015 बोलें जी एंट्री। नहीं, मॉनिटरिंग डिवाइस तो नहीं, हमारे लिए कौन सा स्टॉक है, हमने तो आगे बेचनी है ना। इन्वेंट्री डेबिट और पेएबल क्रेडिट जी। बोले भाई कितने से, कितनी डॉलर जो भी हैं? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 7.6 760 डन। तो ये 25 जुलाई की एंट्री होगी। आगे चलें जी। 31/12/2015। असल में देखें वो कह रहे हैं एडवांस मॉनिटरिंग डिवाइसेस आर टू बी सोल्ड वाया वन ऑफ इट्स रिटेल आउटलेट्स, यानी पाकिस्तान में रख के बेचनी है। रिटेल आउटलेट तो पाकिस्तान में होगा ना। ऑन 31 दिसंबर 2015 80% ऑफ मॉनिटरिंग डिवाइसेस हैड बीन सोल्ड। 80% बिक चुकी हैं एट अ मार्कअप ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। स्पाईवेयर पेड द बकाया अमाउंट इन अगला साल ही है ना, ठहरे मुझे ईयर एंड देख लेने दें। हाँ, बकाया अमाउंट अगले साल पे की है, चलें उसका तो ईयर एंड पे उसको पेबल को वर्सी वाली कैलकुलेशन से गुजार लेंगे। फिलहाल बस IS2 वाली एंट्रीज अब उसने टेस्ट करने की कोशिश की है, जो कि हमारा इस वक्त ऑब्जेक्टिव नहीं था, लेकिन IS2 रिवाइज करना पड़ा है अनलकीली। IS2 वाली एंट्रीज। अच्छा, सेल की एंट्री होगी, वो आपकी बात ठीक है कि कैश डेबिट और सेल क्रेडिट वाली एंट्री हो जाएगी, लेकिन जो है ना अभी ऐसा करें इसकी कॉस्ट ऑफ सेल पहले निकाल के रख लें, क्योंकि उसकी बेस पे हमने जो है ना इसकी वो करनी है, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। 760 इंटू 80%, 608। अब सेल निकालने का तरीका ये होगा कि 608 मार्कअप है, मार्जिन है। मार्कअप का मतलब है ये फिगर फिर 100 पे पड़ी है, ये फिगर 100 पे पड़ी है, तो मुझे क्या चाहिए जी? 730 डन। तो ये 3 एंट्रीज होंगी। अब जब हमारा ईयर एंड आएगा तो मैं ये आपको कहता हूँ भाई, अक्सर पेज के ऊपर ना इस तरह ऊपर से डेबिट क्रेडिट बराबर चलाया करें, यानी ये वाला डेबिट देखें ऊपर 760 के साथ जाके मिल रहा है। आप लोग ये सलूक करते हैं जैसे मैंने भी किया था, ये इस तरह मिला के चला। अब देखें ज़रा खूबसूरत लग रहा है, डेबिट क्रेडिट दूसरी साइड पे, अमाउंट दूसरी साइड पे, इस तरह ज़रा चलाया करें खुला खुला करके। अच्छा जी, 31/12/15 दोबारा डेट डालें, खैर है। वो पेबल कितना पड़ा हुआ है, तो पहले वो वर्सेस वाली कैलकुलेशन, 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 7.1 जी इज इक्वल टू, ओ तेज हो गया यार, इज इक्वल टू मैंने दबाया, वर्सेस
-760,000 वर्सेस की जगह हम भी देखते हैं कि तू आगे क्या कैसे चलता है। ओह 50,000। अब माइनस से प्लस के चक्कर में ना पड़े, मुझे बताएं किसको किस पे लेके जाना है। 760 को 710 पे लेके जाना है, तो लाइबिलिटी, एंट्री, पेएबल डेबिट, एक्सचेंज गेन इन पी एंड एल। जी बोलें। 50। ठीक है जी। चलें, अब एमसीक्यूज तो हमने आपको नहीं बांटे, जारी सी बात है, वो आप नोट्स खोल लें, वरना इधर से ही देखते रहें और वो सॉल्व करते नहीं। इंशाल्लाह ट्यूसडे को रात को इंशाल्लाह किताब आ जाएगी, रात को 11-12 बजे कॉलेज आ जाइएगा इंशाल्लाह, तो किताब आ जाएगी। भाई इस दफ़ा ऐसा करो कि पहला टेस्ट ही ऐसा बना देते हैं कि ये लोग ना ज़रा सोचने पे मजबूर हो जाएं कि अच्छा अच्छा, आप लोगों ने ऑप्शन ज़रूर सही वाली बतानी है, लेकिन आप लोगों ने जो है वो बता अपने दिल में रखनी है, ताकि जो है वो लिख लें अपने रजिस्टर पे एमसीक्यू नंबर 21 और उसका जवाब लिखें आगे जल्दी से, ताकि इसको ख़त्म करें फिर हम। जी पता चल गया, या वो नोट्स खोल के देखने पड़ेंगे? बता दें भाई, नोट्स खोलने पड़ेंगे? अच्छा, किताबें ही बंद बिल्कुल कर छड़ियाँ। व्हाट्सएप खुला हुआ है किसी का? ओए होए होए, व्हाट्सएप ऐसा हो गया बंदा अम्मी अब्बू को दिखा सके। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द की डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल करेंसी एंड प्रेजेंटेशन करेंसी? फंक्शनल करेंसी इज चूजन बाय मैनेजमेंट। ना 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 ना, ये नहीं होता, ये तो आपके कंट्रोल में नहीं है। चूजन बाय मैनेजमेंट नहीं, स्टैंडर्ड बताएगा कौन सी फंक्शनल करेंसी है, जहां पे आपके एक प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है। ये चूज तो फाइफो वेटेड एवरेज में आप कर सकते हैं पुत्र, फंक्शनल करेंसी नहीं हम चूज कर सकते। अगर आपको ये भी नहीं पता ना, तो आपको और कुछ भी नहीं पता। प्रेजेंटेशन करेंसी डिटरमिन्ड बाय, प्रेजेंटेशन करेंसी के लिए आईएफआरएस खोल लो और फंक्शनल करेंसी के लिए मैनेजमेंट से पूछ लो, ये तो खाला जी का घर है। फंक्शनल करेंसी इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक, वाइल प्रेजेंटेशन करेंसी इज यूज्ड फॉर फाइनेंशियल। ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है। वो खोल के दिखा दूं या याद आ रही हैं बातें? शुक्र है किसी ने निकाला। द करेंसी ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी हमने नहीं पढ़ी, वो क्या होती होंगी जरा बताएं। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी दो कंपनीज है ना, उनकी इकट्ठी भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करेंगी। जैसे हम अपने सिलेबस में पढ़ेंगे कि पीटीसीएल ने सब्सिडरी के शेयर खरीदे में, तो उनकी एक इकट्ठे अकाउंट्स बनेंगे जमा करके दोनों के। तो करेंसी ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज कॉल्ड फंक्शनल। हमने कोई ऐसा लफ्ज पढ़ा है अपने इधर? तो अपनी तरफ से बोंगी मारे, अगली लाइन भी ना पढ़े। फंक्शनल करेंसी इज यूज्ड फॉर पब्लिशिंग, नहीं हॉर्न नहीं है इतनी बिना कर। फंक्शनल करेंसी जो है उस वो पब्लिशिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कौन सी करेंसी यूज होती है? प्रेजेंटेशन करेंसी। और प्रेजेंटेशन करेंसी डे टू डे ट्रांजेक्शन पुट्ठा सा दूं तो असल ये नहीं, एमसीक्यूज होने चाहिए कि इनको सही करो। ये होना चाहिए। ये क्या एमसीक्यू में यस नो कर दो, बच्चों वाले पेपर बना रहे हैं। तो भाईजान बी ऑप्शन थी करेक्ट। चलें 20। प्राइमरी बता दें, प्राइमरी आपको याद है? प्राइमरी मुझे सेकेंडरी में बता देता हूँ। सेकेंडरी कौन से थे? जहां फंड्स रख रहे हैं अपने, और जहां से डेट और इक्विटी इकट्ठी कर रहे हैं, और जहां ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आप लोग ना किसी को बताइए अगर आप इधर से पढ़े हैं बच्चों का क्या पंजाब क्या करें, हम कॉलेज से पढ़े हैं, बस इस तरह कह दिया करें।
क्योंकि आपको बताइए कभी कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, अब याद आ गया। सेकेंडरी ये थी पुत्र, अभी तो 6 दिन, अच्छा इधर कोई नहीं बैठा हुआ, पुत्र अभी तो 6 दिन हुए हैं, तो ये लाते हैं आपको चीजें भूली हैं, तो जब 12 दिन का हम पढ़ लेंगे फिर क्या बनेगा अगले हफ्ते के एंड पे आपके, और जब 18 दिन का हो जाएगा, मैं 6 दिन वाली चीजें याद नहीं है। आप बता दें कौन सी ऑप्शन है, ए और, चलें आगे, ए और डी, ये भी करने की जरूरत नहीं है, ये 18 हमने कर लिया था, 17 नहीं किया था, हो गया था। एन एंटिटी कैन हैव ओनली, हाँ ये हो गया था, ये हो गया था, ये नहीं हुआ था 16। ये कोई लिख रहा है कौन कौन से मैं एमसीक्यू करवा रहा हूं, कोई लिख ले जरा, फिर मुझे एंड पे जरा बता दीजिएगा, अब से ऑनवर्ड्स लिख लें, बता दीजिएगा, लिखें जरा। 21 की है, 20 की है, ताकि आज के नोट्स में डाल सकें ना, 21, 20 और 16, 16 का बताएं जी। हाँ जी, दूसरी बात वैसे हमने कभी क्लास में पढ़ी नहीं, लेकिन चलें फिर भी सोचें जरा। नहीं, मैंने आपको एवरेज रेट बताया था कहाँ लगाना है, ऐसा तो ना करें, मैंने आपको एवरेज रेट लगवाया नहीं, क्योंकि अभी तक हमने लीज नहीं पढ़ी। अब लीज हमने पढ़ ली है ना, तो लीज पढ़ ली, एक दिन इंशाल्लाह वापस आएंगे IAS 21 पे, फिर लोन के सवाल भी कुछ करेंगे। लेकिन मुझे वैसे ही बता दें, मैंने एवरेज रेट किस किस के लिए कहा था, किसी को याद हो? इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट डिविडेंड वगैरह के लिए तो मैंने एवरेज रेट नहीं आपको कहा था। अब बताएं फिर, तो कौन सी ऑप्शन करेक्ट है? चपेट मारूं मतलब मैं, अब मैंने आपको बता दिया, कहीं ये ना बताइएगा कहां से पढ़े हैं। ठीक है, अभी अभी मैं पहले आपकी करता हूं, अगर फील हुई तो फिर मेरी बात आपने माननी है, वरना बता दिया करें कहां से पढ़े हैं। भाई मैंने आपको एक बताया था कि जो IAS 16 वाले सवाल नहीं किए ना असल में हमने, इस वजह से ये MCQ आपके जहन में नहीं आ रहा। वो बात जहन में नहीं आती जो क्लास में सिर्फ एक दफ़ा की हो और उसकी प्रैक्टिस ना हुई हो। तो ये बात हमने क्लास में एक दफ़ा की थी और इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई भी। अब किसी को बात याद आ रही है तो बता दें। मैंने एक बात की थी कि सारे एक्सचेंज गेन लॉस P&L में जाते हैं, सारे एक्सचेंज गेन लॉस कहाँ जाते हैं? P&L में। लेकिन एक और बात भी की थी, आपको याद होगा, वो थोड़ी सी एक और बात की थी, वो बात आपको शायद याद हो, ये हमने पढ़ी थी कि अगर नॉन मॉनिटरी आइटम्स को किस पे रख लिया? फेयर वैल्यू पे, तो फिर इनको रिट्रांस करेंगे लेटेस्ट रेट पे। और अगर IAS 40 वाले हैं वो, तो उनका एक्सचेंज गेन लॉस भी P&L में जाएगा। और अगर IAS 16 वाले हैं, अब अगर ये बात आपको याद नहीं थी तो बिल्कुल परेशानी की बात नहीं, क्योंकि इसके हमने न्यूमेरिकल्स नहीं किए। इसके हमने न्यूमेरिकल्स इसलिए नहीं किए, IAS 40 के न्यूमेरिकल्स किए हैं, इसके हमने न्यूमेरिकल्स इसलिए नहीं किए कि किसी दिन हमने रिवैल्यूएशन रिवाइज करना है, उसके बाद इंशाल्लाह IAS 21 में आके इसको भी करेंगे। आप कितने लोगों को थोड़ा थोड़ा याद आ गया, कुछ ज़्यादा याद आना ज़रूरी नहीं। तो रूल सुन लें, अगर IAS 16 को आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, IAS 16 वाले एसेट्स को रीवैल्यू, तो रीवैल्यू करने की वजह से रिवैल्यूएशन सरप्लस FR1 में पड़ा हुआ है आपने, कहाँ जाता है? OCL। तो फिर उसका एक्सचेंज गेन लॉस भी OCL में जाएगा, लॉस की भी बात करेंगे फिर। तो इसलिए ऑल आइटम्स तो गलत है, काफी आइटम्स पे कह सकते हैं। डिविडेंड को एवरेज रेट पे नहीं रखा जाता, इसकी जगह किस किस को रखा जाता है? इंटरेस्ट इनकम और इंटरेस्ट। ये बात तो बिल्कुल भी याद नहीं ना, क्योंकि ये भी न्यूमेरिकल्स में नहीं की, तो इसमें कोई मसला नहीं, आपने गलत बताया तो मैं बता दूंगा नहीं 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 नहीं, वो एवरेज कुछ और थी। वो मैंने कहा था डेटर डेबिट सेल क्रेडिट वाली एंट्री भी एवरेज से कर सकते हैं अगर बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस दिन में हो रही हो, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हमेशा एवरेज रेट पे रखना है, वो हमने पढ़नी है क्लास में न्यूमेरिकली। ये कर लिया मैं, कर लें, बता दें। ये तो अभी आप पढ़ के आए हैं, हो गया तो बता दें, फिर आगे चलते हैं। विच इज नॉट अ प्राइमरी, प्राइमरी कौन से हैं? सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, कंपेटिटिव फोर्सेस, लेबर मटेरियल वगैरह। और ये विच इज नॉट प्राइमरी, बी
ये भी कर लिया हुआ है। ये भी रहने दे। ये जरा देख लें, अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो कर लेते हैं, अगर पीपी है तो रहने देते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो कर लेते हैं। क्या है जरा देखें, जरा क्या है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। चलें ठीक है, फिर इसको तसल्ली से करें। मून लिमिटेड फंक्शनल करेंसी इज, फंक्शनल करेंसी पता है ना क्या होती है, जिसमें प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज पाक रुपीज। इट बॉट अ प्रॉपर्टी इन न्यूयॉर्क ऑन 2 जुलाई 2000। द 25% अमाउंट वॉज पेड इमीडिएटली एंड रिमेनिंग इज टू बी पेड ऑन 31 अक्टूबर। ओए ईयर एंड मेरा 30 सितंबर है। मून लिमिटेड फाइनेंशियल ईयर एंड्स ऑन ये। फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज 5.1। द प्रॉपर्टी इज वेकेंट एंड इज बीइंग हेल्ड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। यहां से पता चला कि ये कौन सा स्टैंडर्ड लगना है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इसकी लाइफ कितनी है, 50 ईयर्स। लेकिन हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं, फिर लाइफ को क्या करें, इग्नोर करें। एट विच अमाउंट द प्रॉपर्टी शेल बी प्रेजेंटेड इन बैलेंस शीट। कैलकुलेटर पकड़ के बताएं, या मोबाइल खुला हुआ है तो आप बता दें, डायरेक्ट बताइएगा टी काउंट बनाए बगैर। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बैलेंस शीट में किस पे जानी चाहिए, टी काउंट ना बनाएं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, अकल लगाएं। अच्छा यार ये बता दें कि परचेज हमने कितने पे की, उसको छोड़ें। परचेज की तब कितने की थी, $5 मिलियन की। ईयर एंड पे कितने की होगी, और इसको लेटेस्ट रेट पे लाना पड़ेगा ना, क्योंकि रिवेल। तो 5.1 इंटू 158 ईयर एंड। कितने लोगों ने यही किया, हाथ खड़ा करें। और जहन में सोचा था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, कैंगरू वाला सवाल है किया था, कैंगरू वाले सवाल में टी काउंट बनाया था, वही वाला बनाना था। लेकिन एमसीक्यूज में कोशिश किया करें कि टी काउंट बनाए बगैर डायरेक्ट कैरी डाउन निकालें। आगे चलें। व्हिच इज द टोटल चार्ज स्लैश क्रेडिट। चार्ज से मुराद मेरे ख्याल से एक्सपेंस होगा, और क्रेडिट से मुराद खुशी होगी, इनकम, या फिर नेट करके दोनों को बता दो, यानी खुशी और गम को नेट करके बता दो कि P&L में क्या जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव। ओहो, फिर तो ये लंबा चौड़ा खाता है। अब हमें टी काउंट बना के एक्सचेंज गेन लॉस और फेयर वैल्यू गेन लॉस में निकालना पड़ेगा, और जो पेएबल अगले साल पे हुआ है उसका भी फिर कोई डिफरेंस निकालना पड़ेगा। क्लियर है? चलें ठीक है, 2 मिनट लगाएं या कर लेंगे खुद ही, और सोल्यूशन तो इसका दिया हुआ है, समझ आ गया ना क्या करना है। टी काउंट बना, आप लोग खुद चैलेंज लेना बस, ठीक है, मैं क्यों कराऊं। टी काउंट बना के इसका बैलेंसिंग निकाल लीजिएगा, गेन लॉस और पेएबल का। ओके, ये भी छोड़ें, ये भी आसान है, 7 होमवर्क में डाल देंगे आपके, ये नहीं अभी करना। अच्छा जी, ये तो बच्चों वाला सवाल है। स्टार सोल्ड गुड्स एट द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन 31 दिसंबर रेट वॉज इतने, और अगले साल पैसे मिल गए हैं। रेवेन्यू किस पे रिकॉर्ड करें, डेटर किस पे रिकॉर्ड करें, अगले साल शायद गेन लॉस कितना आएगा, ईयर एंड पे गेन लॉस कितना आएगा। पहले लेक्चर 1 में जो पहला सवाल किया था डेटर वाला, वो वाला सवाल है ये, तो ये भी होमवर्क में डाल देंगे 5। और इसके बाद जो है वो बस, ये कोई इतने ज़रूरी नहीं है, ये आपने ऊपर कर लिए हैं। और 1 भी क्रेडिटर का सवाल है, ये होमवर्क में डाल देंगे। जाए